मध्य प्रदेश में 2023 तक जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही, शिवराज सिंह चौहान खुद 4 बार सूबे के मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में जो 2023 तक सरकार थी, उस सरकार में नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे और नरोत्तम मिश्रा अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते थे। और माना यह तक जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो कयास थे कि बीजेपी उन्हें हटाकर नया मुख्यमंत्री एमपी में नियुक्त करेगी, उस सूची में नरोत्तम मिश्रा का भी जिक्र था। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा दतिया की उस विधानसभा सीट से चुनाव हारे जिससे वे लगातार 3 बार जीतते आ रहे थे, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा का कहीं ना कहीं राजनीति से नाम पीछे हटता चला गया। लेकिन एक बार फिर से अब नरोत्तम मिश्रा का नाम सुर्खियों में आया है और सुर्खियों में नाम इस वजह से आया है कि यहां देश के कई राज्यों की राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं और उन पर कुछ ही दिनों में चुनाव शुरू होने वाले हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की तमाम राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होगा और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और दिग्गज नेता, फायरब्रांड नेता यहां नरोत्तम मिश्रा को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। अब यहां पर जो सियासी समीकरण बैठ रहे हैं और जो यहां पर गणित बैठता है एक राज्यसभा में अपने नेता को भेजने का, उसके मुताबिक तो लगभग तय है कि नरोत्तम मिश्रा अब राज्यसभा सांसद के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले हैं। लेकिन यहां पर सवाल मध्य प्रदेश के, जब यहां नरोत्तम मिश्रा का जिक्र है तो सवाल यहां मध्य प्रदेश से ही आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी लगातार उठ रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा को राज्यसभा सांसद, यानी एक प्रकार से उनका यहां पर प्रमोशन बीजेपी ने किया है, जबकि वो विधानसभा चुनाव हार गए थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने बीजेपी को विधानसभा चुनाव जिताने में बड़ी भूमिका अदा की, कई सीटें उन्होंने कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग से दिलाई, वे अभी भी खाली हाथ हैं। 2020 में कमलनाथ की सरकार गिरा करके बीजेपी में आए और शिवराज की सरकार, बीजेपी की सरकार दोबारा बनवाई, उसके बाद भी यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुछ खास नहीं मिला। और ये पूरे मुद्दे पर अब बात होने वाली है क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। अमन जी हमारे सहयोगी है, अमन जी से बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर के। अमन जी, जिस तरीके से यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा को अब पार्टी एक प्रकार से प्रमोशन दे रही है, राज्यसभा सांसद भेज रही है, यहाँ पर राज्यसभा सांसद के तौर पर अब वो अपनी पहचान बनाने वाले हैं, लेकिन सिंधिया को अभी भी कुछ हाथ लगता नजर नहीं आ रहा। क्या लगता है, रणनीति क्या है आखिर बीजेपी की? देखिए, बिल्कुल अक्षय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल अपने आप में आपने उठाया, क्योंकि सिंधिया, जाहिर सी बात है कि अगर विधानसभा चुनावों की बात भी करें तो उसमें भी उनका जो क्षेत्र आता है ग्वालियर और ये पूरे का पूरा, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर उनकी जो बीजेपी की यानी कि बहुत ज़्यादा सीटें नजर आई, और लेकिन उसके बावजूद भी सिंधिया का कोई प्रमोशन देखने को नहीं मिला। क्योंकि आपको याद होगा कि लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई अब जो सालों का सूखा है वो खत्म हो जाएगा और सिंधिया अब राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन वैसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा और मोहन यादव जो नए नवेले कह सकते हैं मुख्यमंत्री बने, उनके ऊपर सेहरा सज गया। तो यहाँ पर क्या सिंधिया का जो कद है वो कम किया गया। साथ में आपने जिक्र किया नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम मिश्रा के बारे में थोड़ा सा अगर बताना चाहूँ कि कई बार जब ये गृह मंत्री रहे मध्य प्रदेश के, उस समय कई बार ऐसे विवादित बयान दिए जो मेरे ख्याल में इनको नहीं देने चाहिए था। आपको याद होगा पीएम मोदी तक ने ये बात बोली कि हमारे एक मंत्री साहब हैं जिन्हें फिल्मों के ऊपर बयान देने का बड़ा शौक है, खूब बयानबाजी करते हैं लेकिन अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, क्योंकि गृह मंत्री होने के नाते उनको जो कह सकते हैं राज्य की शासन व्यवस्था है और कानून व्यवस्था, उसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना था। लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे आए जहाँ पर उनकी जो कह सकते हैं कानून व्यवस्था फेल होती हुई नजर आई। आपने देखा कि जिस तरह से पेशाब कांड हुआ, इसके अलावा तमाम सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो लगातार कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल उठते रहे। अब जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि उनको जिस तरह से हो सकता है राज्यसभा में प्रमोट किया जाए, और लेकिन उससे बड़ी बात की जनता ने जिसको नकार दिया हो, आखिर बीजेपी उसको क्यों इतना सपोर्ट कर रही है, क्यों उनको जो है प्रमोट करती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर प्रमोट ही करना है तो शिवराज सिंह चौहान को प्रमोट करिए, जिन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के दिल में ऐसा प्यार बनाया, ऐसा प्यार अपने लिए पैदा किया कि उनको बारंबार जनता जिता रही है, उनकी पार्टी को जिता रही है और बारंबार मौके दे रही है। और लगातार जो सरकार है मध्य प्रदेश में 5वीं बार, वो भी कह सकते हैं कि एक बार फिर बीजेपी की बनती हुई नजर आई, क्योंकि 4 बार के मुख्यमंत्री लगातार खुद अकेले शिवराज सिंह चौहान है। तो ये जो उनको कह सकते हैं कि इसका जो होता है कई बार कि हम कोई मेहनत करें, उसका फल और सिला जो है वो मिलना चाहिए था, लेकिन उसके एवज में उनको भेज दिया गया साउथ में कि जाइए आप साउथ में जाकर देखिए। तो ये तो अपने आप में कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा, जिनके नाम को लेकर पहले ही काफ़ी बवाल था, पहले ही काफ़ी कह सकते हैं कंट्रोवर्सी मूव रह चुके हैं, उनको उठाकर राज्यसभा भेजने का मकसद कहीं ना कहीं शिवराज और सिंधिया दोनों का जो कद है वो कम करने का मुझे लगता है प्रयास है।
वाकई में यहाँ पर बात ही निकल के आ रही है कि शिवराज और सिंधिया के कद को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। एक प्रकार से कहा जाता है कि बीजेपी में जो बाहरी आदमी होता है, यानी कि अन्य किसी दल से अचानक सेंट्री बीजेपी के अंदर मारता है, बीजेपी उसे यहाँ पर ऊंचा और अच्छा पद देती नजर नहीं आती। और खासतौर पर यह बात ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कही जा रही है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा पर, तो वो भी कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता रह चुके हैं, जो एकदम से यहाँ पर अपना यू टर्न लेते हैं और यहाँ पर कांग्रेस की लेन से हटकर बीजेपी की लेन पर सवार होकर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो एक रूल है उस पर सवाल खड़ा होता है। यहां पर सिंधिया का जिक्र चला है अमन जी, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहा जाता है ग्वालियर चंबल संभाग, 34 विधानसभा सीटें उसमें आती है। गौर अगर हम करें तो 2018 में बीजेपी वहां महज 7 सीटें जीत पाई थी और इन चुनावों में सिंधिया के आने से 11 सीटों का फायदा हुआ, 18 सीटें मिली। यानी फायदा तो कहीं ना कहीं सिंधिया के आने से हुआ है। और सबसे बड़ा फायदा 2020 में नहीं नकारा जा सकता, सरकार सिंधिया ने बनवाई थी निश्चित तौर पर। तो कहां है वे सिंधिया? जाहिर बात है, और आपने महत्वपूर्ण बात उठाई कि सिंधिया ने 2020 के अंदर सरकार बनवाई और इस उम्मीद में बनवाई कि उन्हें आज नहीं तो कल मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाएगा, कि उनको पता था शिवराज सिंह चौहान अभी बैठे हुए हैं तो शायद मेरा नंबर ना आए। लेकिन देखिए 2023 को हम जिस तरह देख रहे थे कि इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, उसके बाद चुनाव के अगर जैसे खत्म होते हैं और रिजल्ट अगर बीजेपी के पक्ष में आता है तो सिंधिया का नाम जाहिर बात है कि सामने आएगा। लेकिन होता कुछ और नजर आया, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को भी पद नहीं मिलता तो सिंधिया को भी यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है। मोहन यादव को पता नहीं कहाँ से लेकर आ जाते हैं, जिनका नाम चर्चाओं में भी नहीं था। तो ये सारी बातें हुई, लेकिन इन सब के बावजूद सिंधिया को उनका जो इनाम मिलना चाहिए था, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि लगभग 18 सीटें उनके आने से जो है कह सकते हैं कि ग्वालियर और चंबल का जो क्षेत्र यहाँ पर आती हुई दिखाई पड़ी, तो ऐसे में उनको सम्मान मिलना चाहिए था, उनको पद में जो कह सकते हैं कि प्रमोशन होना चाहिए था, उनको सीएम के लायक बिल्कुल वो चेहरा है, उनको लेकर आना चाहिए था। लेकिन जिस तरह हेमंत बिस्वा के ऊपर मेरे ख्याल से बीजेपी को ज़्यादा भरोसा है और सिंधिया पे शायद कम है, क्योंकि लगातार बयानबाजी करते हैं हेमंत बिस्वा, किसी भी तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन सिंधिया शायद उतनी लेवल की जो है कह सकते हैं बातें नहीं करते, फूहड़ बातें नहीं करते, कहने का मतलब है, तो शायद उनको उतना जो है तवज्जो नहीं दी जा रही। लेकिन सिंधिया जिस मकसद के साथ आए थे, मुझे लगता है अक्षय अभी भी उनका वो मकसद अधूरा है। हो सकता है आने वाले वक्त में उनका मकसद ज़रूर पूरा हो, लेकिन मेरे ख्याल में ये वक्त सुनहरा वक्त था जब सिंधिया के रहते हुए पार्टी मजबूत हुई। मध्य प्रदेश में 160 से भी ज़्यादा सीटें उनके रहने से जो है सीटें बढ़ी हैं, तो ऐसे में उनको इसका इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर सुनने को मिल रहा है कि नरोत्तम मिश्रा, जिनको लेकर तमाम सारे विवाद थे, तमाम सारी कह सकते हैं कि बीजेपी को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, वो राज्यसभा जाते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई में यहाँ पर राज्यसभा जाते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से मंजी यहाँ पर बात चल रही है एमपी के सियासी संग्राम पर, शिवराज सिंह चौहान का जिक्र आया है, और एमपी के सियासी संग्राम पर जब हम उतरते हैं तो शिवराज सिंह चौहान की बात ना हो तो यहाँ मुझे लगता है कि गलत होगा। शिवराज की अब जब बात आ गई है, दक्षिण भारत का आपने जिक्र कर दिया है, जिम्मेदारी दे दी है, 6 राज्य आते हैं, 131 लोकसभा सीटें आती हैं। अब ये देखिए कि शिवराज सिंह चौहान को जो दक्षिण भारत की जिम्मेदारी सौंपी गई है, कहीं ना कहीं बीजेपी के परचम को गहराई तक वहां गाड़ने में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उतना बेहतर काम नहीं कर पाए। अगर मान लेते हैं कि शिवराज वो काम उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो क्या उन्हें यहां पर केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी और ये आधार बनेगा कि आप बेहतर काम नहीं कर पाए? जाहिर बात है, बहुत ही अहम बात आपने कही। देखिए बिल्कुल ये बात सत्य है कि साउथ में अब तक पीएम मोदी के इतनी लोकप्रियता होने के बावजूद, इतना बड़ा कद होने के बावजूद, देश के नहीं बल्कि मैं तो सोचता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका जो नाम और रुतबा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद साउथ का जो इलाका है अभी भी उनसे बहुत दूर है, कोसों दूर कहा जा सकता है, और इसकी जिम्मेदारी एक तरीके से बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के कांधों पर डाल दी। चूंकि मेरे ख्याल में कि अगर आपने सही कहा कि जिस तरह से अगर वहाँ पर बीजेपी कोई बहुत बड़ी जीत दर्ज नहीं कर पाई, बहुत महत्वपूर्ण काम जो कह सकते हैं वहाँ पर सीटें हासिल नहीं कर पाई, तो क्या एक बार फिर जो डिमोशन हुआ है कि इससे भी बड़ा डिमोशन होता हुआ नजर आएगा शिवराज सिंह चौहान का? तो ये अपने नेताओं को साइडलाइन करने का तरीका है क्या बीजेपी का? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि चाहे आडवाणी जी हों, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हों, ऐसे तमाम बड़े बड़े नेताओं को उठाकर इन्होंने मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया, तो उनको कोई इसका कह सकते हैं लाभ ही नहीं मिला कि बीजेपी सरकार इतने बहुमत से आई है। तो कई तरह के सवाल जो मोदी सरकार पर उठे हैं कि वो अपने बड़े नेताओं का कदर नहीं करते, बल्कि उनको जो है अपने रास्ते से एक तरफ किनारे कर देते हैं कि भाई आप यहाँ पे खड़े होइए, हमें रास्ता दीजिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये कई सारे सवाल हैं जो मोदी सरकार, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो गुजरात लॉबी है लगातार वो हावी रही है, लगातार वो एक तरीके से बीजेपी के ऊपर उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया, इसीलिए जो बहुत सारे नेता हैं, खासकर जो अटल जी के
खेमे के कहे जाते थे या अडवाणी जी के खेमे के कहे जाते थे, उनको साइडलाइन कर दिया गया। वाकई में यहाँ पर बात निकल के यही आती है कि बीजेपी की जो इस समय रणनीति है, फिर चाहे वो शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, 16 साल से भी लंबा उन्होंने कार्यभार अपना संभाला है, उन्हें दरकिनार करना हो, चाहे वसुंधरा राजे को साइडलाइन करता हो, या यहाँ पर अगर हम छत्तीसगढ़ में भी देखें, क्योंकि 3 राज्य थे हिंदी पट्टी के जहां बीजेपी ने अपना परचम बीते विधानसभा चुनावों में लहराया, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने रमन सिंह को दरकिनार किया। हालांकि इन्हें विधानसभा स्पीकर पार्टी ने जरूर बनाया, लेकिन नए चेहरों की अगर बात आई तो सिंधिया जो कहीं ना कहीं सबसे आगे माने जा रहे थे मध्य प्रदेश में, उन्हें बीजेपी ने आगे लाते हुए भी पीछे कर दिया। अब बात निकल करके यही आती है कि शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण भारत भेजा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी भी मध्य प्रदेश में ही उलझाए रखा है, ऐसा नजर आ रहा है, तो नरोत्तम मिश्रा को यहां राज्यसभा के लिए भेज दिया। अब देखना है कि शिवराज के लिए क्या कुछ आगे प्लान बीजेपी ने बनाया है, तो सिंधिया का क्या कुछ राजनीतिक भविष्य बीजेपी से निकलता है, या वो अपने राजनीतिक भविष्य के लिए बीजेपी से निकलते हैं। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।